नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन। टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार। और मेरे साथ है रॉय सर। आज हम 60 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैराथन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। हाँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन। क्वेश्चन नंबर 1, विच 3 न्यूट्रिएंट्स डू प्लांट्स गेट फ्रॉम एयर एंड वाटर? मतलब हवा और पानी से पौधों को कौन से 3 पोषक तत्व मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश, बी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सी जस्ता लोहा तांबा या डी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अच्छा। देखिए, पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके। जिससे उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। और जमीन से पानी मतलब H2O लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। एग्जैक्टली यही 3 तत्व पौधों के स्ट्रक्चर का आधार है। शानदार शुरुआत। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सोयाबीन प्लस मेज और मिलेट प्लस काउपी? मतलब सोयाबीन प्लस मक्का या बाजरा प्लस लोबिया, ये किस खेती का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए मिश्रित फसल, बी अंतरा फसलीकरण इंटरक्रॉपिंग, सी फसल चक्र, डी एकल फसल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरा फसलीकरण, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग ये क्या होता है? इसमें 2 या 2 से ज्यादा फसलों को एक ही खेत में एक डेफिनेट पैटर्न में उगाया जाता है, जैसे एक लाइन में सोयाबीन और दूसरी में मक्का। अच्छा। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल होता है और एक फसल के कीट दूसरी फसल तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। बहुत बढ़िया, मतलब एक तीर से 2 निशाने। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप फ्रॉम विच वी गेट फैट? मतलब इनमें से कौन सी तिलहन फसल है जिससे हमें वसा यानी फैट प्राप्त होता है? ऑप्शंस है ए अरहर, बी सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी, सी ज्वार और बाजरा, डी मसूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी। हाँ। तिलहन का मतलब ये है तेल देने वाली फसलें, हाँ। जिनसे तेल निकाला जाता है, और तेल फैट का एक मुख्य स्रोत है। तो सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी ये सभी प्रमुख तेल देने वाली फसलें हैं। बिल्कुल। चलिए सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग चेक डैम्स? मतलब चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस है ए बिजली बनाना, बी मछली पकड़ना, सी वर्षा जल को बहने से रोकना और भूजल स्तर बढ़ाना, डी बाढ़ लाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा जल को बहने से रोकना और भूजल स्तर बढ़ाना। अच्छा। चेक डैम छोटे छोटे बांध होते हैं जो बारिश के पानी को तेजी से बहने से रोकते हैं। ओके। इससे पानी को जमीन में सोखने का ज्यादा समय मिलता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर बढ़ता है। ये जल संरक्षण का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यानी कैच द रेन का एक बढ़िया उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एबियोटिक फैक्टर्स दैट कॉज डैमेज इन ग्रेन स्टोरेज? मतलब अनाज भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाले अजैविक कारक कौन से हैं? अजैविक मतलब नॉन लिविंग। ऑप्शंस हैं ए चूहे और पक्षी, बी भंडारण के स्थान पर अनुपयुक्त नमी और तापमान, सी कीड़े और बैक्टीरिया, डी फफूंदी। सही जवाब है ऑप्शन बी, भंडारण के स्थान पर अनुपयुक्त नमी और तापमान। एबियोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो जीवित नहीं हैं, है ना? हाँ। तो ज्यादा नमी मतलब मॉइस्चर और गलत तापमान से अनाज में फंगस लग सकता है और वो खराब हो सकता है। और बाकी सब? जबकि चूहे, कीड़े, बैक्टीरिया ये सब बायोटिक यानी जैविक कारक है, क्योंकि ये जीवित हैं। ये बायोटिक और एबियोटिक का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शंस हैं
ए धान पैडी, बी सोयाबीन, सी गेहूं चना और सरसों, डी मक्का। सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं चना और सरसों। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में, और गर्मियों की शुरुआत में काटी जाती हैं। अच्छा। तो गेहूं चना और सरसों इसके क्लासिक उदाहरण हैं। और धान और मक्का? धान और मक्का खरीफ की फसलें हैं जो मानसून में बोई जाती हैं। बिल्कुल सही। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। Which organism is used to make vermicompost? मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने में किस जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ए तिलचट्टा, बी केंचुआ अर्थवर्म, सी चूहा, डी चींटी। सही जवाब है ऑप्शन बी, केचुआ अर्थवर्म। वर्मीकंपोस्ट केचुओं द्वारा बनाई गई खाद होती है। हाँ, इन्हें किसानों का मित्र भी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर उसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देते हैं। यह मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाती है। और इसी किसानों के मित्र पर हमारे एक दोस्त पप्पू यादव जी ने भोजपुरी में लिखा है। अच्छा। गुरुजी, ई साइंस ता हमार कपार घमा देले बा, बुझाता के रेलवे के नौकरी छोड़ के केंचुआ पालन ही करे के पड़ी। अरे नहीं। अरे नहीं पप्पू जी, नौकरी लेके रहेंगे, हिम्मत मत हारिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। What is the importance of wider adaptability in crop improvement? मतलब फसल सुधार में व्यापक अनुकूलता का क्या महत्व है? ऑप्शंस ए, ये केवल एक क्षेत्र में फसल उगाने में मदद करता है, बी, ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थिर करने में मदद करता है, सी, ये फसल को छोटा बनाता है, डी, ये फसल को केवल सर्दी में उगने देता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थिर करने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि फसल की किस्म अलग-अलग तरह के मौसम, मिट्टी और माहौल में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। ओके। इससे किसानों का रिस्क कम होता है और फसल उत्पादन स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये तो बहुत ही जरूरी गुण है। सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टोटल न्यूट्रिएंट्स डू प्लांट्स नीड? मतलब पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं ए 10, बी 16, सी 13, डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16। जी हाँ, पौधों को अपने विकास के लिए कुल 16 मतलब 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अच्छा, 16? इनमें से कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज्यादा मात्रा चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कम मात्रा चाहिए, जैसे जिंक। चलिए 10वें सवाल पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। What are xanthium and parthenium examples of? मतलब गोखरू, xanthium और गाजर घास पार्थेनियम किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस हैं ए फसल, बी खरपतवार वीड्स, सी कीटनाशक, डी उर्वरक। सही जवाब है ऑप्शन बी खरपतवार यानी वीड्स। ये अनचाहे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसके हिस्से के पोषक तत्व, पानी और रोशनी सब कुछ छीन लेते हैं। और इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों 10 सवाल हो चुके हैं। हाँ, और अगर सवाल मजेदार लग रहे हैं और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। What is the type of hybridization called which occurs between two different species of the same genus? मतलब संकरण का वह प्रकार जो एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज के बीच होता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए अंतरा किस्मी इंटरवेराइटल, बी अंतरा स्पीशीज इंटरस्पेसिफिक, सी अंतरा वंशीय इंटरजेनेरिक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरा स्पीशीज यानी इंटरस्पेसिफिक। देखिए, जब एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उसे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है दोनों स्पीशीज के अच्छे गुणों को
एक ही पौधे में लाना। बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी सवाल था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम विच क्रॉप्स डू वी मेनली गेट कार्बोहाइड्रेट्स? मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किन फसलों से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं ए चना और मटर, बी मूंगफली और सरसों, सी गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, और डी बरसीम और जई। सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। ये सभी अनाज मतलब सीरियल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। बिल्कुल, जो हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। चना और मटर दालें हैं जो प्रोटीन देती हैं, और मूंगफली सरसों तिलहन है जो वसा देते हैं। एकदम क्लियर। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। What problem is caused by the excessive use of pesticides and herbicides? मतलब कीटनाशकों और शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या होती है? ऑप्शंस हैं ए फसल बहुत अच्छी होती है, बी पर्यावरणीय प्रदूषण होता है और ये जहरीले हो सकते हैं, सी कीड़े और ताकतवर हो जाते हैं, और डी कोई समस्या नहीं होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है और ये जहरीले हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करने से ये मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। हाँ, और ये फूड चेन में भी आ सकते हैं और इंसानों और दूसरे जीवों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए इनके संतुलित उपयोग पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शंस हैं ए लोहा आयरन, बी जस्ता जिंक, सी नाइट्रोजन और फास्फोरस, डी तांबा कॉपर। सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे एनपीके। बिल्कुल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लोहा, जस्ता, तांबा ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है। और इसी पर एक दोस्त ने हरियाणवी में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? प्लीज। मास्टर जी योर नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो न्यू लागे है जो मेरे गांव के पहलवानों के नाम हो। अरे वाह, बिल्कुल सही, ये मिट्टी के असली पहलवान है जो फसल को तगड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which plants are plowed and pressed into the field to prepare green manure? मतलब हरी खाद ग्रीन मैन्योर तैयार करने के लिए किन पौधों को खेत में जोतकर दबाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए नीम और तुलसी, बी पटसन और ग्वार, सी गेहूं और चावल, डी गुलाब और गेंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटसन और ग्वार। हरी खाद बनाने के लिए पटसन या ग्वार जैसी फसलों को उगाया जाता है और फूल आने से पहले ही उन्हें खेत में जोत दिया जाता है। ये मिट्टी में गलकर नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। ये जैविक खेती का एक अहम हिस्सा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ आर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन? मतलब खरीफ की फसलें किस महीने से किस महीने तक उगाई जाती हैं? ऑप्शंस ए नवंबर से अप्रैल, बी जून से अक्टूबर, सी मार्च से जून, डी जनवरी से मई। सही जवाब है ऑप्शन बी, जून से अक्टूबर। खरीफ की फसलें मानसून की फसलें कहलाती हैं। ओके। इन्हें बारिश की शुरुआत में यानी जून जुलाई में बोया जाता है और मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन। खरीफ और रबी का अंतर हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? मतलब संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस ए केवल खाद डालना, बी आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉस करवाना, सी फसल की कटाई करना, डी बीजों को धूप में सुखाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉस करवाना। हाइब्रिडाइजेशन एक तकनीक है जिसमें दो अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, ताकि एक नई किस्म तैयार हो। बिल्कुल, एक नई किस्म जिसमें दोनों के अच्छे गुण मौजूद हों, जैसे ज्यादा उपज और बीमारी से लड़ने की क्षमता, दोनों एक ही पौधे में। बहुत खूब। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18,
What is the benefit of adding manure to sandy soil? मतलब रेतीली मिट्टी में खाद डालने का क्या लाभ है? ऑप्शंस है ए, ये पानी को तेजी से निकाल देती है, बी, यह जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, सी, यह मिट्टी को और रेतीला बनाती है, डी, इसका कोई लाभ नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी। यह जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। कैसे? देखिए, रेतीली मिट्टी के कण बड़े होते हैं, जिससे पानी जल्दी नीचे चला जाता है। हाँ, खाद डालने से मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जो स्पंज की तरह पानी को सोख कर रखता है। इससे पौधों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। यानी खाद मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधारती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई इज फ्यूमिगेशन डन बिफोर ग्रीन स्टोरेज? मतलब अनाज भंडारण से पहले धूमन क्यों किया जाता है? ऑप्शंस ए, अनाज को सुखाने के लिए, बी, कीटों को मारने के लिए, सी, अनाज को रंगने के लिए, डी, नमी बढ़ाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटों को मारने के लिए। फ्यूमिगेशन एक प्रक्रिया है जिसमें अनाज के भंडार में एक विशेष गैस या धुआं छोड़ा जाता है। अच्छा, जो कीड़ों, उनके अंडों और लार्वा सबको मार देता है। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता। बहुत जरूरी प्रक्रिया है ये। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस ए, नहरें, बी, तालाब, सी, नदियां, डी, समुद्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्र। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। बिल्कुल, समुद्र का पानी खारा मतलब सॉल्टी होता है और इसे सीधे सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना फसल जल जाएगी। हाँ, नहरें, तालाब और नदियां मीठे पानी के स्रोत हैं। करेक्ट। दोस्तों, 20 सवाल हो चुके हैं। हाँ, और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी मैराथन आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रिपेयर्ड? मतलब आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसे तैयार की जाती है? ऑप्शंस ए, केवल पानी देकर, बी, ऐच्छिक गुणों वाला जीन डालकर, सी, खाद डालकर, डी, खरपतवार हटाकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐच्छिक गुणों वाला जीन डालकर। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक है। इसमें वैज्ञानिक किसी पौधे के डीएनए में एक नया जीन डालते हैं जो उसमें कोई खास गुण पैदा करता है। बिल्कुल, जैसे कीड़ों से लड़ने की क्षमता या सूखे को सहने की शक्ति। बीटी कॉटन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसी एडवांस्ड टेक्निक पर एक दोस्त ने पंजाबी में लिखा है। बताइए। पाजी, एन्ने मुश्किल सवाल वेख के था, लगता है रेलवे दा पेपर नहीं, सीधा नासा दी भर्ती चल रही है। अरे नहीं दोस्त, तैयारी पक्की होगी तो हर सवाल आसान लगेगा। लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन? मतलब प्रोटीन का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं? ऑप्शंस हैं ए, अनाज सीरियल्स, बी, दालें पल्सेस जैसे चना, मटर, मसूर, सी, तिलहन ऑयल सीड्स, डी, मसाले। सही जवाब है ऑप्शन बी, दालें यानी पल्सेस जैसे चना, मटर, मसूर। दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा वेजिटेरियन स्रोत मानी जाती हैं। हाँ, चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर के विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल, दालें खाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर सीरियल्स? मतलब अनाज सीरियल्स के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है? ऑप्शंस ए, लंबा होना, बी, बोनापन ड्वार्फनेस, सी, बहुत ज्यादा शाखाएं होना, डी, बड़ी पत्तियां होना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोनापन यानी ड्वार्फनेस। ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बौने पौधे कम पोषक तत्व लेते हैं और तेज हवा में गिरते नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादातर पोषक तत्व अनाज के दानों को मिलते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। हरित क्रांति की सफलता में गेहूं की बौनी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान था। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मतलब मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? ऑप्शंस ए, एक ही खेत में एक ही फसल उगाना, बी, एक ही खेत में दो या अधिक फसलें एक साथ उगाना जैसे गेहूं प्लस चना, सी, अलग अलग खेतों में फसल उगाना, डी,
केवल फल उगाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ही खेत में 2 या अधिक फसलें एक साथ उगाना। इसमें 2 या ज्यादा फसलों के बीजों को मिलाकर एक ही खेत में बो दिया जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम कम करना है। अगर किसी कारण एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से कुछ आमदनी हो जाती है। किसानों के लिए एक तरह का इंश्योरेंस। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25। What causes diseases in plants? मतलब पौधों में रोग किसके कारण होते हैं? ऑप्शंस: ए, केवल धूप से, बी, बैक्टीरिया, कवक, फंगाई और वायरस जैसे रोग जनकों से, सी, हवा से, डी, ज्यादा पानी से। सही जवाब है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे रोगजनकों से। जैसे इंसानों में बीमारियां होती हैं, वैसे ही पौधों में भी होती हैं। इन्हें फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस यानी रोगजनक कहते हैं। और ये फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस पौधों में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। अगला सवाल भी पोषक तत्वों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स गेट फ्रॉम द सॉइल? मतलब मिट्टी से पौधों को कितने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस हैं A16, B13, C6 एंड D7। सही जवाब है ऑप्शन बी, 13। 13। हाँ, जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा, पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हाँ, ये तो याद है। इनमें से 3 कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हवा और पानी से मिलते हैं। बाकी बचे 13 पोषक तत्व पौधे अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से लेते हैं। बहुत बढ़िया कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डू वीड्स डैमेज द क्रॉप? मतलब खरपतवार, वीड्स, फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ऑप्शंस हैं ए, वे फसल को जहरीला बनाते हैं, बी, वे भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, सी, वे फसल को खाद देते हैं, डी, वे कीड़ों को मारते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वे भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपीट करते हैं। खरपतवार हमारी मुख्य फसल के हिस्से के पोषक तत्व, पानी, सूरज की रोशनी और जगह सब कुछ छीन लेते हैं। इस कंपटीशन के कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है और पैदावार घट जाती है। यानी ये फसल के दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is used as a biopesticide in grain storage? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड यानी बायो कीटनाशक के रूप में अनाज भंडारण में उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए, यूरिया, बी, नीम की पत्तियां या हल्दी, सी, DDT, डी, पोटाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीम की पत्तियां या हल्दी। बायोपेस्टिसाइड प्राकृतिक चीजों से बनते हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। बिल्कुल। नीम की पत्तियों और हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं, इसलिए पुराने समय से ही घरों में अनाज के साथ इन्हें रखा जाता है। और इसी पर एक छात्र ने कमेंट किया है, अच्छा, सर नहीं की पत्तियां तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी तो अनाज के डिब्बे में पुरानी लोहे की कील भी डालती हैं, क्या वो भी बायोपेस्टिसाइड है? ये तो मम्मी ही बता सकती है। शायद कोई पारंपरिक नुस्खा हो जो विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हाउ आर क्रॉप्स ग्रोन इन इंटरक्रॉपिंग? मतलब अंतरा फसलीकरण में फसलें कैसे उगाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं ए, बीजों को मिलाकर, बी, एक निश्चित पैटर्न में, एकांतर पंक्तियों में, सी, एक फसल कटने के बाद दूसरी, डी, बिना किसी नियम के। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक निश्चित पैटर्न में, एकांतर पंक्तियों में। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग से अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग है। इंटरक्रॉपिंग में एक फसल की कुछ पंक्तियों के बाद दूसरी फसल की कुछ पंक्तियां लगाई जाती हैं। ये एक व्यवस्थित तरीका है। जबकि मिश्रित फसल में बीजों को मिला दिया जाता है। बिल्कुल सही। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। सवाल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शंस: ए, गेहूं, बी, मटर, सी, धान और मक्का, डी, अलसी। सही जवाब है ऑप्शन सी, धान और मक्का। धान यानी चावल और मक्का दोनों को ज्यादा पानी और गर्म मौसम की जरूरत होती है, इसलिए ये मॉनसून के मौसम में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलें हैं। और बाकी?
गेहूं, मटर और अलसी रबी की फसलें हैं। चलिए दोस्तों, 30 सवालों का पड़ाव पार हो गया है। आधी मैराथन खत्म। अपनी एनर्जी बनाए रखिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रुकने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वेयर इज द रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज्ड? मतलब नदी जल उठाव प्रणाली रिवर लिफ्ट सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस: ए, जहां नहरों में पानी पर्याप्त होता है, बी, जहां नहरों में पानी अपर्याप्त या अनियमित होता है, सी, समुद्र के किनारे, डी, जहां बाढ़ आती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जहां नहरों में पानी अपर्याप्त या अनियमित होता है। जिन इलाकों में नहरों से पानी नहीं पहुंच पाता या कम आता है, वहां नदियों या जलाशयों से सीधे पंप के जरिए पानी उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसी को रिवर लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। हाँ, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग द मैच्योरिटी ड्यूरेशन? मतलब परिपक्वता काल, मैच्योरिटी ड्यूरेशन में बदलाव का क्या लाभ है? ऑप्शंस: ए, फसल देर से पकती है, बी, फसल जल्दी पकती है जिससे किसान वर्ष में कई फसलें उगा सकें, सी, फसल की गुणवत्ता खराब होती है, डी, उपज कम होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, फसल जल्दी पकती है जिससे किसान वर्ष में कई फसलें उगा सकें। अगर फसल कम समय में पकेगी तो किसान एक साल में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें भी ले सकता है। इससे तो किसानों की आय बढ़ेगी। बिल्कुल, इससे खेती की लागत कम होती है और आय बढ़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। समय ही पैसा है, खेती में भी। क्वेश्चन नंबर 33। विच न्यूट्रिएंट्स टू फर्टिलाइजर्स मेनली प्रोवाइड? मतलब उर्वरक फर्टिलाइजर्स मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? ऑप्शंस: ए, लोहा तांबा जस्ता, बी, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, सी, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डी, मैग्नीज बोरॉन क्लोरीन। सही जनाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर कारखानों में बने केमिकल होते हैं जो पौधों को तेजी से पोषक तत्व देते हैं। और इनमें मुख्य रूप से एनपीके होता है। करेक्ट। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो पौधों के विकास के लिए सबसे जरूरी हैं। एनपीके, ये कोड वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? मतलब जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं: ए, गोबर की खाद, बी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, सी, जैव उर्वरक, डी, नीम की पत्तियां। सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत यही है कि किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है ताकि पर्यावरण और मिट्टी दोनों स्वस्थ रहें। ये भविष्य की खेती है। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैन्योर इन क्लेई सॉइल्स? मतलब चिकनी मिट्टी में खाद का क्या कार्य है? ऑप्शंस हैं: ए, पानी को रोकना, बी, जल निकासी में मदद करना और पानी को जमा होने से रोकना, सी, मिट्टी को सख्त बनाना, डी, रेत मिलाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, जल निकासी में मदद करना और पानी को जमा होने यानी वाटर लॉगिंग से रोकना। अच्छा, कैसे? चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं और पानी को पकड़ कर रखते हैं जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। हाँ, खाद डालने से मिट्टी की संरचना सुधरती है, वो भुरभुरी होती है और अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाता है। और इसी पर भोजपुरी में एक कमेंट आया है। फिर से? मैम, हमार खेत में चिकनी मिट्टी बा, उमे पानी ऐसन जमा होला जैसे रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट वाला आदमी। बहुत बढ़िया उदाहरण। खाद डालिए, पानी भी चलेगा और फसल भी। क्वेश्चन नंबर 36। विच आर द फॉडर क्रॉप्स फॉर एनिमल्स? मतलब पशुओं के लिए चारे वाली फसलें कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं: ए, गेहूं और चावल, बी, बरसीम, जई और सुडान घास, सी, चना और मटर, डी, सरसों और अलसी। सही जवाब है ऑप्शन बी, बरसीम, जई और सुडान घास। ये फसलें विशेष रूप से पशुओं के चारे के लिए ही उगाई जाती है। इनमें पोषक तत्व होते हैं जो पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं। कृषि और पशुपालन साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज साइप्रस रोटोंडस? मतलब मोथा, साइप्रस रोटोंडस क्या है? ऑप्शंस हैं: ए, एक प्रकार की दाल, बी, एक खरपतवार, सी, एक कीड़ा, डी, एक बीमारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक खरपतवार। मोथा एक बहुत ही आम और जिद्दी खरपतवार है
जो दुनिया भर के खेतों में पाया जाता है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये जमीन के नीचे से फैलता है और बार बार उगाता है। ये किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? मतलब खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शंस: ए, खाद कारखानों में बनती है, बी, खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, उर्वरक में पोषक तत्व अधिक होते हैं, सी, खाद मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, डी, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, उर्वरक में पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसको थोड़ा और समझाइए। खाद मैन्योर गोबर और पौधों के सड़ने से बनती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है और पोषक तत्व कम। और उर्वरक? उर्वरक फर्टिलाइजर केमिकल से बनते हैं। इनमें एनपीके जैसे पोषक तत्व बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। अच्छा। तो खाद मिट्टी की सेहत सुधारती है और उर्वरक पौधे को तुरंत खुराक देता है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप रोटेशन? मतलब फसल चक्र का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है: ए, एक ही फसल को बार बार उगाना, बी, किसी खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसल उगाना, सी, फसल को गोल गोल घुमाना, डी, मिश्रित खेती करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना। फसल चक्र में किसान एक फसल के बाद दूसरी तरह की फसल बोता है। जैसे एक बार गेहूं की फसल जो एक अनाज है, फिर मूंग की फसल जो एक दाल है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीड़े बीमारियों का चक्र भी टूट जाता है। ये मिट्टी को स्वस्थ रखने का एक स्मार्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 40। डेवलपिंग वैरायटीज टॉलरेंट टू सेलिनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मतलब लवणता, सेलिनिटी के प्रति सहनशील किस्में विकसित करना किसका उदाहरण है? ऑप्शंस: ए, फसल सुरक्षा प्रबंधन, बी, फसल की किस्मों में सुधार, सी, फसल उत्पादन प्रबंधन, डी, भंडारण प्रबंधन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फसल की किस्मों में सुधार, यानी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का ही हिस्सा है, जहां वैज्ञानिक ब्रीडिंग के जरिए ऐसी किस्में बनाते हैं जो खारी मिट्टी जैसी मुश्किल परिस्थितियों, जिसे एबियोटिक स्ट्रेस कहते हैं, को भी सहन कर सकें और अच्छी पैदावार दे सकें। करेक्ट। 40 सवाल पूरे। दोस्तों, जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ये चल रही है हमारी साइंस की मेगा मैराथन। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्स आर देयर? मतलब कुएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं: ए, केवल नलकूप, बी, केवल खुदे हुए कुएं, सी, खुदे हुए कुएं और नलकूप, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, खुदे हुए कुएं और नलकूप। खुदे हुए कुएं वो पारंपरिक कुएं हैं जहां पानी ऊपरी सतह के पास होता है। और ट्यूबवेल? नलकूप या ट्यूबवेल में गहरे बोरिंग करके जमीन के बहुत नीचे से पानी निकाला जाता है। दोनों ही सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? मतलब उर्वरकों के लगातार और अत्यधिक उपयोग का क्या दुष्प्रभाव होता है? ऑप्शंस: ए, मिट्टी की उर्वरता हमेशा के लिए बढ़ जाती है, बी, जल प्रदूषण होता है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचती है, सी, फसलें बहुत जल्दी पक जाती हैं, डी, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन बी, जल प्रदूषण होता है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचती है। ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से ये बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है और मिट्टी को भी नुकसान होता है। हाँ, ये मिट्टी के अंदर मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया और केंचुओं को भी मार देता है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसी पर एक हरियाणवी दोस्त ने लिखा है, फिर से कमेंट, गुरुजी, ज्यादा खाद ते तुम्हारी भैंस भी बीमार हो जावे। यो खेत तो फिर भी नाजुक चीज है। बिल्कुल सही बात कही। अति हर चीज की बुरी होती है, संतुलन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43। हाउ डू इंसेक्ट्स अटैक प्लांट्स? मतलब कीट पौधों पर किस तरह से हमला करते हैं? ऑप्शंस: ए, केवल जड़ काटकर, बी, आई, मूल तना पत्ती काटकर, आई रस चूसकर, आई तने फल में छेद करके, सी, केवल फूल खाकर, डी, पत्तियों पर बैठकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये तीनों ही तरीके हैं। अच्छा। कीड़े पौधों को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं।
कुछ कीड़े पत्तियां, तना या जड़ें चबा जाते हैं, कुछ पौधों का रस चूस कर उन्हें कमजोर कर देते हैं और कुछ तने या फल के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से खराब कर देते हैं। यानी हर तरफ से हमला। क्वेश्चन नंबर 44, बायोटिक रेजिस्टेंस इज अगेंस्ट विच फैक्टर्स? मतलब जैविक प्रतिरोधक किन कारकों के खिलाफ होता है? ऑप्शंस: ए सूखा और बाढ़, बी रोग, कीट और नेमाटोड, सी गर्मी और ठंड, डी लवणता। सही जवाब है ऑप्शन बी, रोग, कीट और नेमाटोड। बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है पौधे की जीवित चीजों से लड़ने की क्षमता। जीवित चीजें मतलब बीमारियां जो बैक्टीरिया, वायरस से होती हैं, कीड़े और नेमाटोड जो एक प्रकार के कृमि होते हैं। और अब इसका उल्टा सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग? मतलब अंतरा फसलीकरण का एक लाभ क्या है? ऑप्शंस: ए खाद की बचत होती है, बी एक फसल के कीट और रोग दूसरी फसल में फैलने से रुकते हैं, सी पानी कम लगता है, डी मजदूर कम लगते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक फसल के कीट और रोग दूसरी फसल में फैलने से रुकते हैं। जब अलग अलग तरह की फसलें एक साथ लगी होती हैं तो किसी एक फसल पर लगने वाले कीट या बीमारी को फैलने के लिए लगातार वही फसल नहीं मिलती। अच्छा, तो उनकी चेन टूट जाती है। बिल्कुल। इससे कीटों और रोगों का फैलाव प्राकृतिक रूप से रुक जाता है। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, एबायोटिक रेजिस्टेंस इज अगेंस्ट विच फैक्टर्स? मतलब अजैविक प्रतिरोधक किन कारकों के खिलाफ होता है? ऑप्शंस है: ए कीड़े और कवक, बी सूखा, लवणता, जलाक्रांति, गर्मी और ठंड, सी वायरस और बैक्टीरिया, डी जानवर। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूखा, लवणता, जलाक्रांति, गर्मी और ठंड। एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है पौधे की निर्जीव पर्यावरणीय चुनौतियों से लड़ने की क्षमता। जैसे कि सूखा पड़ना, मिट्टी में खारापन, ज्यादा पानी भरना या बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड पड़ना। बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह का रेजिस्टेंस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मच डिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया फ्रॉम 1952 टू 2010? मतलब भारत में 1952 से 2010 तक अन्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शंस: ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना। सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 गुना। यह आंकड़ा हरित क्रांति और उसके बाद के कृषि सुधारों की सफलता को दर्शाता है। हाँ। बेहतर किस्मों, सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से भारत के अन्न उत्पादन में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई, जिससे देश खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Question number 48. What are the biotic factors that cause damage in grain storage? मतलब अनाज भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाले जैविक कारक कौन से हैं? ऑप्शंस: ए तापमान और नमी, बी कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी और जीवाणु, सी बारिश और धूप, डी हवा और धूल। सही जवाब है ऑप्शन बी, कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी और जीवाणु। बायोटिक फैक्टर्स यानी जीवित कारक। हाँ, इनमें कीड़े, चूहे जिन्हें कृंतक कहते हैं, फंगस, माइट्स और बैक्टीरिया शामिल हैं जो अनाज को खाकर या उसे संक्रमित करके खराब कर देते हैं। अगला सवाल भी पोषक तत्वों पर है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शंस: ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी मैंगनीज और बोरॉन, डी पोटेशियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंगनीज और बोरॉन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इनके बिना पौधे का विकास रुक सकता है। मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, आयरन, ये सब। एग्जैक्टली। और इसी पर एक बहुत ही शानदार कमेंट आया है। बताइए। सर, सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहत पोषक तत्व में उतना ही फर्क है जितना रेलवे के जनरल डिब्बे और एसी फर्स्ट क्लास में। वाह, क्या शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल सही समझे आप। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ ड्राइंग ग्रेन्स फॉर सेफ स्टोरेज? मतलब सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज को सुखाने की सही विधि क्या है? ऑप्शंस है: ए केवल छाया में सुखाना, बी
पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में सुखाना, सी केवल ओवन में सुखाना, डी गीले कपड़े से पोंछना। सही जवाब है ऑप्शन बी, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में सुखाना। अनाज में भंडारण के लिए नमी 14% से कम होनी चाहिए। ओके। पहले उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी जल्दी कम हो, फिर छाया में रखकर उसे सामान्य तापमान पर लाया जाता है ताकि दाने टूटे नहीं। हम 50 सवालों के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, सिर्फ 10 सवाल बाकी हैं। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डू फ्लावरिंग एंड ग्रोथ इन प्लांट्स डिपेंड ऑन? मतलब पौधों में पुष्पन यानी फूल आना और वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस, ए केवल पानी पर, बी सूर्य के प्रकाश की अवधि फोटो पीरियड्स पर, सी हवा की दिशा पर, डी मिट्टी के रंग पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरज के प्रकाश की अवधि यानी फोटो पीरियड्स पर। फोटो पीरियड इसका मतलब है पौधे को एक दिन में कितने घंटे सूरज की रोशनी मिलती है। कई पौधों में फूल आना इसी अवधि पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, कुछ पौधों को फूलने के लिए लंबे दिन चाहिए तो कुछ को छोटे दिन। फल सुधार गतिविधियों को किन 3 वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शंस, ए बुआई, सिंचाई, कटाई, बी किस्म सुधार, उत्पादन सुधार, सुरक्षा प्रबंधन, सी जुताई, बुआई, भंडारण, डी खाद, पानी, कीटनाशक। सही जवाब है ऑप्शन बी, किस्म सुधार, उत्पादन सुधार, सुरक्षा प्रबंधन। कृषि में सुधार के 3 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला, बेहतर किस्मों का विकास यानी वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा, खेती के तरीकों में सुधार करके उत्पादन बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। और तीसरा, फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना जिसे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉडर क्रॉप्स? मतलब चारे वाली फसलों के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है? ऑप्शंस, ए बौनापन, बी कम पत्तियां, सी लंबा होना और सघन शाखाएं होना, डी कम जड़ें होना। सही जवाब है ऑप्शन सी, लंबा होना और सघन शाखाएं होना। ये अनाज वाली फसलों से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, क्योंकि चारे वाली फसलों का उद्देश्य पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देना होता है। सही बात है। इसलिए ऐसी किस्में अच्छी मानी जाती हैं जो लंबी हों और जिनमें खूब सारी पत्तियां और शाखाएं हों। हर फसल की जरूरत अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 54, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कैनाल्स, व्हिच इरिगेशन सिस्टम इज मोर रैशनल? मतलब यदि नहरों में पानी की कमी हो तो सिंचाई की कौन सी प्रणाली अधिक तर्कसंगत है? ऑप्शंस, ए नलकूप, बी नदी जल उठाओ प्रणाली रिवर लिफ्ट सिस्टम, सी तालाब, डी टैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी जल उठाओ प्रणाली। जब नहरों में पानी कम होता है तो नदी या किसी और जलाशय से सीधे पानी उठाना एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि वो ज्यादा भरोसेमंद स्रोत हो सकता है। बिल्कुल, और जरूरत के हिसाब से पानी लिया जा सकता है। बी समय पर बुआई, उचित क्यारियां बनाना, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र, सी खेत को खाली छोड़ना, डी ज्यादा पानी भरना। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सभी प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, मतलब खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के उपाय। अच्छा। सही समय पर बुआई करने से फसल जल्दी बड़ी हो जाती है और खरपतवार को जगह नहीं मिलती। फसल चक्र और इंटरक्रॉपिंग भी खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। इलाज से बेहतर बचाव। क्वेश्चन नंबर 56, बाय विच प्रोसेस इज फूड मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स? मतलब पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं, ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी वाष्पोत्सर्जन, डी अवशोषण। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह जादुई प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल। और इसी पर एक पंजाबी दोस्त का कमेंट है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस, ओहो यही सीओ शब्द जेड़ा स्कूल विच मैडम जी ने रट्टा मरवाया सी। हाँ जी, ये वही शब्द है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? मतलब मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस,
ए उपज बढ़ाना, बी जोखिम कम करना और फसल खराब होने पर सुरक्षा देना, सी पानी बचाना, डी खाद बचाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, जोखिम कम करना और फसल खराब होने पर सुरक्षा देना। इसका मुख्य लक्ष्य बीमा की तरह काम करना है। ओके। अगर मौसम की मार या किसी बीमारी से एक फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है तो किसान को दूसरी फसल से कुछ ना कुछ उपज मिल जाती है, जिससे उसे पूरा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट। क्वेश्चन नंबर 58, वाई इज समर प्लाउइंग डन? मतलब ग्रीष्मकालीन जुताई क्यों की जाती है? ऑप्शंस: ए खेत को सुंदर बनाने के लिए, बी खरपतवार और कीटों को नष्ट करने के लिए, सी मिट्टी को गीला करने के लिए, डी बीज बोने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, खरपतवार और कीटों को नष्ट करने के लिए। गर्मियों में फसल कटने के बाद खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर छिपे खरपतवार के बीज और कीड़ों के अंडे, लार्वा ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप में प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, विच टू थिंग्स आर यूज्ड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? मतलब मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किन दो चीजों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए केवल पानी और हवा, बी खाद और उर्वरक, सी केवल कीटनाशक, डी प्लास्टिक और कचरा। सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। फसलें मिट्टी से पोषक तत्व लेती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए और उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है, ताकि अगली फसल भी अच्छी हो। और अब आज की मैराथन का आखिरी सवाल पूरे जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट चेंजेस अकर इन द ग्रेन व्हेन इट गेट्स स्पॉइल्ड इन स्टोरेज? मतलब भंडारण में खराब होने पर अनाज में क्या परिवर्तन आते हैं? ऑप्शंस: ए वजन बढ़ जाता है, बी गुणवत्ता में कमी, वजन में कमी, बदरंग होना और अंकुरण क्षमता में कमी, सी अनाज चमकदार हो जाता है, डी स्वाद बढ़ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब अनाज खराब होता है तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, कीड़े उसे खा जाते हैं, जिससे वजन कम हो जाता है, नमी से उसका रंग बदल जाता है और सबसे जरूरी उसकी दोबारा उगने की क्षमता, मतलब जर्मिनेशन पावर, खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका एक बेहतरीन रिवीजन हुआ होगा। बिल्कुल। इस पूरी क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी मैराथन क्लास आपसे मिस ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मैराथन को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।